अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेसन है वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर करता है। हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो अजम्पशन है कॉस्ट एनालिसिस के अंदर उनको जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि हम कॉस्ट एनालिसिस कर सके एक फर्म के हवाले से। तो कॉस्ट जो है वो दो तरह से शॉर्ट रन के अंदर एग्जिस्ट कर सकती है, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है ये भी आज हम देखेंगे। इसके साथ साथ एवरेज टोटल कॉस्ट क्या है और उसकी कैसे डिवीजन की जाती है शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में, और मार्जिनल कॉस्ट का क्या कंसेप्ट है इसको भी आज हम कवर करेंगे। और लॉन्ग रन कॉस्ट फिर इस पे फाइनल कमिट करेंगे इनवेल्व थ्योरम के हवाले से। सबसे पहले तो ये है कि अजम्पशन क्या है कॉस्ट एनालिसिस के अंदर। हमें पता है कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जिसमें हम जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज करते हुए मैक्सिमम जो है बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं। तो प्रोड्यूसर मैक्सिमम आउटपुट की कोशिश करता है। तो सबसे पहले तो ये हमारा अजम्पशन होता है कि जो इकोनॉमिक एजेंट है हमारा प्रोड्यूसर वो रैशनल है, यानी वो जितनी भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है इनपुट्स के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, प्रोडक्शन के हवाले से, उसको वो यूज़ करता है, वो उसको इग्नोर नहीं करता है। इसके अलावा ये भी अजम्पशन है कि प्रोड्यूसर जो है वो ऑप्टिमाइज़ करता है, यानी वो अपने कॉस्ट को मिनिमाइज़ करेगा, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज़ करेगा ताकि उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो सके। इसके साथ साथ ये अजम्पशन होता है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी गिवन है वो तब्दील नहीं होती, इसी टेक्नोलॉजी के तहत वो पैदा करता है। और जो हमारी इनपुट प्राइसेस हैं लेबर कैपिटल या बाकी चीज़ों की भी, लैंड और एनर्जी वगैरह की, ये फिक्स रहती हैं। हमें पता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर लैंड, लेबर कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप ये मेन जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। रॉ मटेरियल और एनर्जी को हम इम्प्लिसिट अस्यूम कर रहे होते हैं क्योंकि वो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान इस्तेमाल हो जाती है, यानी एनर्जी या रॉ मटेरियल जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक प्रोडक्ट की फॉर्म में, जबकि लैंड, लेबर या कैपिटल ये अपनी जगह पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो हम इनको मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझते हैं। इसी तरीके से जो हमारा प्रोड्यूसर है ये अजम्पशन है कि वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज जो वो इम्प्लॉय कर रहा है उसको भी वो समझता है। और जो अपना वो टाइम लगा रहा है बिजनेस में, जो कहीं और वो लगा सकता था जॉब के लिए, वो उस अपनी इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी कंसिडर करता है अपनी डिसीजन मेकिंग में। साथ साथ जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है उनको भी वो लेकर चलता है। और यही इकोनॉमिक कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट का फ़र्क होता है कि इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर हमारा जो एजेंट है वो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों कॉस्ट को कंसिडर करता है, जबकि अकाउंटिंग कॉस्ट हमारी सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ही कंसिडर कर रही होती है। इसी तरीके से ये भी अजम्पशन है कि वो जो संक कॉस्ट है वो अपनी डिसीजन मेकिंग के दौरान उसको वो इग्नोर करता है और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को देखते हुए ही वो अपनी डिसीजन मेकिंग करता है। संक कॉस्ट का जो कंसेप्ट है वो ये होता है कि ये किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ऐसी कॉस्ट जो लग जाती है लेकिन वो रिकवरेबल नहीं होती। आप जितनी मर्जी आउटपुट पैदा करें वो फिक्स होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक बिल्डिंग रेंट पे ली, उसमें आपने पेड करवा लिया, तो अब आप प्रोडक्शन करें या बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करें या करें ही ना, वो पैसे आपके लग गए। तो वो एक किस्म की संक कॉस्ट है। वी अस्यूम आउटपुट डिपेंड्स ऑन लेबर एंड कैपिटल ओनली। हम सिंप्लिसिटी के लिए अस्यूम किया है कि ये सारी चीज़ें ही इस्तेमाल होती हैं, रॉ मटेरियल, लैंड, एनर्जी, लेकिन हम सिंप्लीफाई करने के लिए लेबर और कैपिटल के डिसीजन मेकिंग को ही लेकर चलते हैं अपनी प्रोडक्शन के अंदर। और यहाँ पे ये भी अजम्पशन है कि जो फैक्टर मार्केट है जहाँ से आपने लेबर या कैपिटल हायर करना है वो क्लियर हो जाती है सिंपली सप्लाई इक्वल डिमांड होने से। यानी जहाँ पे सप्लाई इक्वल हो जाएगी डिमांड के, फॉर एग्जांपल अगर वो लेबर मार्केट है और ये उसकी वेज रेट है, तो वहाँ पे फर्म जो है अपनी वो डिमांड कर सकती है जो क्वांटिटी उसको चाहिए है प्रोडक्शन के हवाले से। और शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का ये डिफरेंस है कि शॉर्ट रन हमारे पास वो पीरियड है जहाँ पे हमारे पास लेबर और कैपिटल में से एक इनपुट फिक्स हो, जो कि हम कैपिटल उससे मुराद लेते हैं क्योंकि मशीनरी को या प्लांट को तब्दील करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए और लेबर आप डेली बेस पे हायर कर सकते हैं। और लॉन्ग रन वो पीरियड होता है जहाँ पे आप जितने भी इनपुट्स हैं उनको वेरी कर सके, जहाँ पे आपके पास कोई भी फिक्स इनपुट ना हो। हमें पता है कि इनपुट्स को इस्तेमाल करके हम डिफरेंट तरह की आउटपुट पैदा कर, आप कारें बना लें, घर बना लें, फूड बना लें, कंप्यूटर बना लें। इन जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इनको आप यूटिलाइज करके जो एक इंटरप्रेन्योर है इन तीनों को वो इस तरह से कंबाइन करता है कि वो जो ऑप्टिमल आउटपुट है उसको वो प्रोड्यूस कर सकता है। हमारे पास इससे आगे जो कंसेप्ट आ जाता है वो है टोटल कॉस्ट क्या होती है और उसकी जो है काइंड्स क्या हैं हमारे पास। तो जो हमारे पास टोटल कॉस्ट है ये सिंपली हमारी
टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है कि आपने जितने भी यूनिट बनाए हैं उनको बनाने की जो कॉस्ट आ रही है, और ये उसका कर्व है जो कि इंक्रीजिंग, पहले एट एन इंक्रीजिंग रेट होता है और उसके बाद इंक्रीज करता है एट एट अ हायर स्पीड। तो ये दो तरह का होता है हमारे पास। एक उसमें हमारे पास कॉस्ट आ जाती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि सेम रहती है जितनी मर्जी आप आउटपुट पैदा कर ले, जबकि दूसरी तरह हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है, जो कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वैसे वैसे वो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है। तो अगर हमारे पास शॉर्ट रन है तो उसमें हमारे पास एक फिक्स कॉस्ट होती है, जैसा कि हमने कहा था कि ये शॉर्ट रन के अंदर इसलिए वैलिड है कि हमारे पास कैपिटल फिक्स है, तो उसमें एक फिक्स कॉस्ट भी होगी, तो वो फिक्स रहती है, आप जितनी मर्जी आउटपुट पैदा करते जाएं वो तब्दील नहीं होती है। जबकि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वो ज़ीरो से शुरू होती है और उसका ये जो ग्राफ है वो आउटपुट के साथ पहले एट ए डिक्रीजिंग रेट बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट रेट, और फिर एट एन इंक्रीजिंग रेट। ये ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की वजह से होता है कि जैसे जैसे आप फिक्स इनपुट के ऊपर आउटपुट को बढ़ाते हैं तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है पहले तो वो एट ए डिक्रीजिंग रेट बढ़ती है, एक लेवल पे कांस्टेंट रेट, और एक लेवल के ऊपर वो जाके एट एन इंक्रीजिंग रेट बढ़ रही होती है, और इसको लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट भी कहा जाता है और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। दोनों सेम ही थिंग्स हैं शॉर्ट रन के अंदर। हम जब ग्राफिकली इन दोनों को सबमिट कर लें तो हमारा जो टोटल कॉस्ट है इन दोनों का वो समेशन होता है, इसलिए हमारा जो ग्राफिकल कर्व है टोटल कॉस्ट का वो टोटल फिक्स कॉस्ट से शुरू होता है, क्योंकि ये ग्राफिकली इन दोनों का एडिशन शो कर रहा है। हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर एक फैक्ट्री है, उसने एक फिक्स रेंट देना है, फॉर एग्जांपल $10,000 जो को उसने देना ही देना है चाहे वो प्रोडक्शन करे या ना करे, और वो $50 पर यूनिट ऑफ लेबर अगर वो हायर कर रही है प्रोडक्शन के लिए, तो जितने मर्जी वो लेबर हायर कर सकती है। तो जो डॉलर वो दे रहा है रेंट के लिए वो फिक्स कॉस्ट है उसकी, जबकि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो नंबर ऑफ लेबर्स हैं, अगर यानी पर यूनिट अगर वो $50 का ले रहा है, अगर 10 वो हायर करता है तो वो 500 बन जाएंगे। तो ये उसकी एक एग्जांपल हो जाती है हमारी टोटल कॉस्ट की शॉर्ट रन के अंदर। इन द लॉन्ग रन हमें पता है कि ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल कॉस्ट, सारे ही जो है वेरिएबल हो जाती है, तो ये जो टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व है ये हमारे पास ख़त्म हो जाता है, और हमारे पास जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट इसका कोई डिफरेंस नहीं बचता। तो इस वजह से हमारे पास एक सिंगल ग्राफ ही आ जाएगा जिसमें टोटल फिक्स कॉस्ट नहीं होगी, और ये हमारा लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व होगा, जो कि पहले तो एट डिक्रीजिंग रेट जो है इंक्रीज कर रही है, उसके बाद कांस्टेंट रेट, और उसके बाद एट एन इंक्रीजिंग रेट, अगेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की वजह से, जो ये सजेस्ट करता है कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते रहते हैं तो प्रोडक्शन पहले की निस्बत उस स्पीड से नहीं बढ़ रही होती जैसे पहले बढ़नी चाहिए होती है। लॉन्ग रन के अंदर जो एक फैक्ट्री की अगर हम एग्जांपल देख लेते हैं तो वो अपनी साइज और लोकेशन या प्लांट को तब्दील कर सकती है, तो इस तरीके से वो सारी जो अपनी प्रोडक्शन चॉइसेस है उसमें उसकी जो कॉस्ट है वो तब्दील हो सकती है, और उसको कोई फिक्स कॉस्ट जो है वो फेस नहीं करनी पड़ती। इसी तरीके से हमारे पास जो अगला नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है वो है एवरेज टोटल कॉस्ट का, और ये भी शॉर्ट रन के अंदर मुश्तमिल होती है एवरेज फिक्स कॉस्ट पे और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे। एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज बेस्ड on average fixed cost and average variable cost. Average fixed cost decline with the production levels, while average variable cost declines, remains constant and then start rising due to law of diminishing marginal productivity। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ये हमारे जो कॉस्ट का रवैया है मार्जिनल कॉस्ट का भी या जो एवरेज कॉस्ट का है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट की वजह से जो है इफेक्ट होता है। तो हम हमारे पास ये जो कर्व हैं अगर हम इनकी स्लोप्स यहाँ पे आगे ड्रॉ करें तो हमारे पास ये सारे जो कर्व्स हैं मार्जिनल कॉस्ट कर्व ये उसकी स्लोप होती है, जबकि अगर हम रेज ले लें जीरो से ऑनवर्ड इन पे 3 पॉइंट्स पे तो हम यहाँ से उनके एवरेज वेरिएबल, एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट को जो है ड्रॉ कर सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो रही है, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है लेकिन जो उसकी एवरेज है वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्शन के साथ डिक्लाइन करती है, जबकि बाकी जो हमारी कॉस्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता यू शेप है, एक लेवल के बाद वो जो है बढ़ना शुरू हो जाती हैं।
तो ये शॉर्ट रन के अंदर हमारे पास ये एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट होते हैं। लॉन्ग रन के अंदर ये कंसेप्ट ज़रा डिफरेंट तरीके से है। एक अगर हमारे पास कंपनी है वो 100 यूनिट लेना चाह रही है, बनाना चाह रही है किसी चीज़ के, तो उसमें उसको जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है अगर वो $5 है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उसको $10 है, तो ये अंडरस्टूड है कि उसकी एवरेज टोटल कॉस्ट कितनी होगी, वो इन दोनों का सम होगी, यानी कि एवरेज टोटल कॉस्ट होगी $15। इसी तरीके से मार्जिनल कॉस्ट का एक कंसेप्ट हमारे पास आ जाता है। ये मार्जिनल कॉस्ट ये होती है कि आप एक एक्स्ट्रा यूनिट जो पैदा करते हैं उससे जो टोटल कॉस्ट में तब्दीली होती है उसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। और एवरेज कॉस्ट सिंपली टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो ये उनका डिफरेंस है, यानी ये एक एक्स्ट्रा यूनिट को पैदा करने की वजह से कॉस्ट में जो तब्दीली आई वो मार्जिनल कॉस्ट है, जबकि एवरेज कॉस्ट क्या है, वो टोटल कॉस्ट का सम है और उसको टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड करना होता है, वो उसकी एवरेज है। और यही यहाँ पे दोबारा से हमारे जो है ग्राफ के अंदर चीज़ जो है ड्रॉन है मार्जिनल कॉस्ट के हवाले से, कि मार्जिनल कॉस्ट में प्रोड्यूसर कम से कम पॉइंट ए तक वो ज़रूर पैदा करता है, और या इससे ऊपर ऊपर। इससे पहले अगर वो पैदा करता है तो उसको जो है जो उसकी एवरेज फिक्स कॉस्ट है उसका भी लॉस बियर करना पड़ता है। तो ऑप्टिमल डिसीजन क्या है कि वो पॉइंट ए या इससे ऊपर ऊपर सप्लाई करेगा जो फर्म के अंदर है प्रोडक्शन अपनी। इसी तरीके से जो हमारे पास लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व आ जाते हैं उसके अंदर अगर हम एवरेज कॉस्ट के हवाले से देखते हैं तो हमें पता है कि सारी कॉस्ट वेरिएबल हो जाती है, यानी लेबर और कैपिटल को आप चेंज कर सकते हैं। तो जो हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट है लॉन्ग रन के अंदर वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होती है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होती। तो हमारे पास जो ग्राफ है ये थोड़े से स्ट्रेच्ड होंगे क्योंकि ये लॉन्ग रन को जाहिर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू शॉर्ट रन वाले ग्राफ जो हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखे हैं। और इसका मीनिंग ये है कि ये हमारे पास लॉन्ग रन है और ये एक्चुअली इन्वेल्प होता है डिफरेंट शॉर्ट रन ऑप्टिमल पॉइंट्स का, जो कि यहाँ पे ये नीचे बना हुआ है और ड्रान है, यानी इसके ऊपर डिफरेंट शॉर्ट रन पॉइंट्स होते हैं और उनका ये समिशन होता है हमारा जो लॉन्ग रन कर्व है। और इसके अंदर हमें तीन तरह की जो है चीज़ें देखने को मिल रही है कि अगर हमारी फर्म एक्सपैंड करती है तो हो सकता है कि उसको लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो इस डिक्लाइनिंग जोन में कहीं पे पड़ रही है। तो अगर इस तरीके से हो, और ये इसलिए पॉसिबल है कि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होती है स्टार्टिंग में, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आप कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस सूरत में हमारा जो लॉन्ग रन कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है और आप कहीं इस जोन में जो है प्रोडक्शन कर रहे होंगे। और इस जोन में अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो एक किस्म की आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल को फेस कर रहे हैं, या आप इसको इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल भी कह सकते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी कह सकते हैं, कि आपकी एवरेज पर यूनिट कॉस्ट आप जैसे जैसे पैदा कर रहे हैं आपको कम हो रही है। इसी तरीके से एक दूसरा स्केल भी हो सकता है जहाँ पे आप जब पैदावार बढ़ाते हैं तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो फ्लैट हो जाती है, यानी ये वाला जोन आप लगा लें जहाँ पे वो फ्लैट हो रही है, यानी वो आप यहाँ से यहाँ तक आउटपुट पैदा करें आपका पर यूनिट कॉस्ट नहीं पड़ रहा। तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल थ्योरेटिकली। और इस यहाँ पे इस पॉइंट को एफिशिएंट स्केल भी कहा जाता है ऑफ द प्रोडक्शन। और इसी तरीके से हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी भी अराइज होती है स्केल ऑफ ऑपरेशन के हवाले से, जिसको हम कहते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। और वो ये है कि जब आप इससे आगे पैदा करें तो आपकी पर यूनिट एवरेज कॉस्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाए। तो जब ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाए इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है अच्छी मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत लार्ज हो गई है, तो आप जो है पर यूनिट कॉस्ट अब आपको बनाना महंगा पड़ रहा है, मैनेजमेंट नहीं हो रही है, कोई और भी रीज़न हो सकता है। तो उस सूरत में हमारी एवरेज जो कॉस्ट है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और इसको डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल भी कहा जाता है कि आप जो है अपनी प्रोडक्शन तो बढ़ा रहे हैं लेबर और कैपिटल लगा के, लेकिन आपकी आउटपुट उस हवाले से फिर वो नहीं बढ़ रही होती। इसी तरीके से इस ग्राफ के अंदर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारे पास जो लॉन्ग रन हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व है या लॉन्ग रन हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये एक्चुअली एक इन्वेल्प होता है शॉर्ट रन एवरेज जो हमारे कॉस्ट कर्व्स है उनका इन्वेल्प होता है। और इसलिए इस हमारे जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है या मार्जिनल कॉस्ट कर्व है इसको हम इन्वेल्प कर्व्स भी कहते हैं, क्योंकि ये ऑप्टिमल जो पॉइंट्स होते हैं शॉर्ट रन के अंदर ये उनको सम करके बनता है। और मार्जिनल कॉस्ट भी इसी तरीके से
ऑप्टिमल पॉइंट्स का सम होता है इक्विलिब्रियम के ऊपर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेसन के अंदर हम इसी टॉपिक को जो है कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।